ये कहानी है 1990 के दशक की। भरतपुर जिले का एक छोटा सा गांव और उस छोटे से गांव में एक सीधा साधा किसान और उस किसान का इकलौता बेटा सूरज। आज्ञाकारी सूरज 16 साल पूरे कर चुका था। अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम कर उनका हाथ बटाता। सूरज पूरे दिन खेतों में काम करता और शाम को घर आ जाता। अगले दिन फिर सुबह अपने पिता के साथ खेत पर जाता और शाम को वापस घर। सालों से यही दिनचर्या चली आ रही थी। बस इसमें एक ही काम ऐसा था जो सूरज अलग से करता था, और वह क्या था? गुनगुनाना। वो दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता था। बस अपने में ही खोया रहता था। काम करते करते न जाने कहाँ कहाँ से शब्दों को मिला लेता। रात को जब सभी लोग खाना खा पीकर अपनी चारपाई पर लेटते तो सूरज अपने बनाए गीतों को गाने लगता। कौन गीतकार है ये, कौन गीतकार है, कौन गीतकार है ये, कौन गीतकार है। माँ बाप को तो जैसे आदत हो गई थी सोने से पहले उसके गीतों को सुनने की। एकदम लोरी जैसे लगते थे उसके गीत। ठंडी हवा के झोंके, न जाने कब आंख लग जाती। रात को बाहर गली से कोई जा रहा होता तो बस वहीं रुक जाता जब तक कि सूरज की शहद जैसी आवाज शांत नहीं होती। रूप को उकेरता, शब्दों से खेलता है, हाथ की सफाई या ऊंचा फकीर है। कौन गीतकार है ये, कौन गीतकार है। ऐसा था सूरज, एकदम सचमुच के सूरज जैसा। पूरे गांव के लोग बोलते, एक ना एक दिन सूरज एक बहुत बड़ा गीतकार बनेगा। फिल्मों में इसी के गाने गाए जाएंगे। यह पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। सूरज को जब भी समय मिलता बस एक ही काम करता, अपने मन में चल रहे विचारों को गीतों में बदल कागज पर लिख देता। ना जाने कितनी ही डायरी उसने अपने गीतों से लिखकर भर दी थी, जिन्हें वह अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता था। एक एक गीत उसे मोती से भी ज्यादा कीमती था। जैसे जैसे सूरज बड़ा होता जा रहा था उसके गीतों में भी निखार आता जा रहा था। जो भी सूरज के गीतों को सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। सूरज का मन भी अब कुलांचे मारने लगा था। वो अपने सपनों के पंख लगाकर आसमान में उड़ना चाहता था। खेत खलियानों से अब उसका मन उचटने लगा था और एक दिन उसने अपने मन की बात माता पिता के सामने रख दी। वह अपने सपने पूरे करने के लिए सपनों की नगरी मस्तक का मुंबई लेखा, जाना चाहता था। हाथों की रेखा बदलने चला जो, वो एक गीतकार है, वो एक गीतकार है। कौन गीतकार है ये, कौन गीतकार है। सूरज की हाँ में हाँ मिलाने के लिए ना जाने उसके माता पिता का मन कितनी बार रोया था। सूरज मुंबई जाने के लिए जब अपना सामान बांध रहा था तो उसकी माँ ने इकट्ठी की हुई बहुत सारी जमा पूंजी उसकी संदूक में कपड़ों के बीच बहुत संभाल कर रखी थी, जो वाकई मुंबई के हिसाब से बहुत बहुत है बहुत छोड़ा कम थी। गांव घर अब, छोड़ा माँ बापू का प्यार है। ये सपने हैं मेरे, मेरा इन पे अधिकार है। ये कौन गीतकार है, ये कौन गीतकार है। सूरज भरतपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ चुका था और उसके माता पिता मूर्ति की तरह रेल के जाने के बाद ना जाने कितनी देर तक रह गई सूनी पटरियों को निहार रहे थे। इन सब से बेखबर यहाँ से दूर, बहुत दूर, हावड़ा की रहने वाली 19 साल की प्रिया हावड़ा स्टेशन से ट्रेन में बैठ चुकी थी।
ट्रेन में बैठी हुई प्रिया अपने अतीत में पीछे की ओर हावड़ा जा रही थी और ट्रेन मुंबई की ओर। हिरनी सी चंचल, बिजली सी अकड़न, सपनों के घोड़ों पे आज ये सवार है। कौन गीतकार है, ये कौन गीतकार है, कौन गीतकार है, ये कौन गीतकार है। प्रिया ने संगीत की शिक्षा पूरी कर ली थी और माता पिता ने सहर्ष मुंबई की ओर रवाना कर दिया था। गीत प्रिया की आत्मा और संगीत शरीर था। प्रिया का जन्म ही मानो गीत और संगीत के लिए हुआ था। गीत और संगीत उसे बचपन से ही विरासत में मिले थे। उसके माता पिता दोनों एक विद्यालय में संगीत के शिक्षक थे। इंजन की सीटी से प्रिया अतीत से बाहर आई। बड़ी बड़ी अलसाई सी आंखों में कम सोने की वजह से लालिमा छा गई थी। उलझे लटों को समेटते वक्त उसने अपने आने वाले सपनों के लिए अतीत को झटक दिया था। ट्रेन मुंबई की ओर सरपट दौड़े जा रही थी। महबूब स्टूडियो के बाहर इंतजार करते करते 3 घंटे गुजर गए। सूरज के संघर्ष की शुरुआत यहीं से थी। गला सूखा जा रहा था। लगा कि अब गिरा कि तब गिरा। इससे पहले कि वो वहां से चलने की सोचता, उसके पास एक सुंदर सी लड़की आई, कुछ हैरान परेशान सी। इधर उधर इमारतों को देखे जा रही थी, शायद कुछ ढूंढ रही थी। सूरज को 1-2 पल में ही यह तो पता लग ही गया था कि वह भी इधर पहली बार आई है। आप कुछ ढूंढ रही हैं शायद? झिझकते हुए सूरज ने पूछा। हाँ, महबूब स्टूडियो। आप बता सकते हैं किधर है? पूछने वाली सुंदर कन्या कोई और नहीं, हावड़ा की प्रिया ही थी। दरअसल मैं मुंबई पहली बार आई हूँ, इसलिए यह सब दिक्कतें आ रही हैं, प्रिया ने बहुत सहजता से कहा। भरतपुर के छोटे से गांव से आया सूरज शायद पहली बार किसी शहरी लड़की से बात कर रहा था। 3 घंटे से खड़े खड़े जो उसे थकान हो रही थी, वह छू मंतर हो गई थी। अच्छा, तो आपका कैसे आना हुआ? सूरज ने बात शुरू की। जी, मैं गीत लिखती हूँ, इसलिए प्रोड्यूसर साहब से मिलने आई हूँ, मुस्कुराते हुए प्रिया ने कहा। अच्छा, अरे मैं भी इसी काम के लिए आया हूँ। भाई वाह, क्या खूब मिले हैं। सूनी पड़ी राहों में फूल खिलने लगे हैं। अब जब राही भी हैं 2, तो फूल के बाद अब फल भी मिलेंगे। हा 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 हा। सूरज खिलखिलाकर हंस दिया और साथ में प्रिया भी हंसने लगी। बहुत दिलचस्प आदमी हैं आप, और गीत भी बहुत अच्छा लिखते हैं। जी धन्यवाद। आपने बताया नहीं अपने बारे में कुछ। सूरज ने शुरुआत की। जी मैं प्रिया डे, हावड़ा से। शायद आपने नाम सुना हो हावड़ा का। अरे बिल्कुल बिल्कुल। जी मेरे माता पिता दोनों ही संगीत के शिक्षक हैं, तो बचपन से मुझे भी माहौल मिला और तभी से मेरी संगीत की शिक्षा शुरू हो गई। लेकिन लेकिन मैं सिर्फ गाना गाती ही नहीं हूँ, लिखती भी हूँ। शब्दों से खेलने में जो आनंद है ना, वह शब्दों को सहेजने में कहाँ। मेरा मतलब गीत लिखने में जो आनंद है, वह गाने में कहाँ। अरे नहीं, यह तो सोने पे सुहागा वाली बात है। गीत लिख भी देती हैं और गाती भी हैं। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखिएगा, पहले ही चांस में प्रोड्यूसर साहब अपनी फिल्म के लिए साइन कर लेंगे। तो आप बंगाल से हैं? और आप? जी मैं राजस्थान से। भरतपुर शहर है, उसी के पास एक छोटा सा गांव है, बस वहीं से हैं। माफ़ कीजिएगा, आपसे इतनी सारे बातें की और मैं अपने बारे में बताना ही भूल गया। सूरज शर्मा हैं आप? अंदर से आए व्यक्ति ने पूछा। हाँ, कृपया अंदर आइए, प्रोड्यूसर साहब ने बुलाया है। नमस्ते सर। सीधे काम की बात करो,
इधर उधर की बातों में वक्त बर्बाद मत करो। गुलशन पारीख रौबीली और गंभीर आवाज में बोला। जी जी, मैं गीत लिखता हूँ। मैंने सुना है आपको एक गीतकार की आवश्यकता है अपनी आने वाली नई फिल्म में। आप जिस भी स्थिति के लिए कहेंगे मैं उसी पर अपना गीत बना दूंगा। यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। यह देखिए, एक डायरी में अपने साथ लेकर आया हूं, कृपया देखें। गुलशन ने डायरी का पेज खोलकर मुश्किल से 2-4 लाइनें ही पढ़ी होंगी और उसे बंद कर वापस सूरज की ओर बढ़ा दिया। मालूम है सूरज, तुम अगर गीत नहीं लिखते तो क्या होता? नहीं सर, अनुत्तरित सूरज ने पूछने की मुद्रा में कहा। अरे यह जो डायरी के पन्ने बर्बाद हो गए हैं ना, कम से कम यही बच जाते। सर कृपया अंदर से कुछ और गीत देखिए, बहुत अच्छे लिखे हैं, शायद आपको पसंद आ जाएं। मुझे शुरू की 2-4 लाइनों से ही समझ में आ गया कि तुम्हारी इस डायरी में अंदर कितनी बकवास होगी। इतना समय नहीं है मेरे पास। सर अभी मत पढ़िए, जब कभी भी आपको समय मिले तब एक बार जरूर देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो पटक जाओ इस डायरी को यहीं साइड में। सर इसकी एक फोटोकॉपी रख जाऊं? ऐसा नहीं हो दुर्भाग्यवश यह डायरी कहीं इधर उधर हो जाए। तुम्हें डायरी खोने का डर है? अरे इसको तो रद्दी वाला भी नहीं ले जाएगा। सर मैं 1 सप्ताह बाद दोबारा पूछने आ जाऊं, शायद आपको गाने पसंद आ जाएं। अरे नहीं भाई नहीं, बार बार हमारा वक्त बर्बाद मत करो। ऐसा करो, बाहर रिसेप्शन पर अपना पता लिखवा जाओ, अगर ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे, समझे? सूरज को टालते हुए गुलशन पारीख नमस्कार करने की मुद्रा में बोला। जी ठीक है श्रीमान, धन्यवाद, कहते हुए सूरज ऑफिस से बाहर आ गया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? प्रोड्यूसर साहब तो खुश हो गए होंगे तुम्हारे गीतों को सुनकर, उत्साहित होते हुए प्रिया ने पूछा। नहीं, वह तो बोल रहे हैं कि लिखना ही छोड़ दूं। चलो तुम मिलकर आओ, मैं अपनी डायरी की फोटो कॉपी कराकर रिसेप्शन पर जमा कराए देता हूं, कहते हुए सूरज बाहर की ओर निकल गया। सूरज अपनी डायरी की फोटो कॉपी रिसेप्शन पर जमा करा ही रहा था कि तभी वहां प्रिया भी आ गई। अरे वाह, तुम भी आ गई? क्या कहा प्रोड्यूसर साहब ने? कुछ खास नहीं, बस यह बताओ कि तुमने यह फोटो कॉपी कहाँ से कराई? मुझे भी अपनी नोटबुक की फ़ोटो कॉपी कराकर यहाँ जमा करानी है। अच्छा अच्छा, समझ गया। लाइए आपकी नोटबुक मैं फ़ोटो कॉपी करा देता हूँ, तब तक आप अपना नाम पता लिखा दीजिए। क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए और प्रोड्यूसर साहब आपकी डायरी पढ़कर आपको बुलाने खुद आपके घर आ जाएं। यह उन दोनों के संघर्ष की पहली सीढ़ी थी और यही एक अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत भी थी। अब तो उन दोनों की अक्सर मुलाकात होती रहती। नहीं नहीं, अन्यथा नहीं लीजिएगा, ये मुलाकातें मुंबई के बीच पर नहीं, चौपाटी पर भी नहीं, फिल्म स्टूडियो के बाहर लगी लाइन में, बस स्टॉप पर, और वो सारी जगहें जो उनके संघर्ष की गवाह बनती जा रही थी। कमल स्टूडियो, फेमस स्टूडियो, आरके स्टूडियो, बीजी स्टूडियो और ना जाने कितने ही, जहां पर भी उन्हें रत्ती भर गुंजाइश दिखती पहुंच जाते और अपने लिखे गीतों की एक कॉपी वहीं छोड़ आते। जब संघर्ष साथ साथ तो क्यों ना राहें भी साथ साथ। प्रिया और सूरज अब दोनों साथ साथ ही काम की तलाश में निकलते और फिर देर शाम तक दोनों साथ साथ घूमते। दोस्ती गहरी होती जा रही थी। अगली सुबह प्रिया जब सूरज से बस स्टॉप पर मिली तो खुशी से पागल थी। अरे क्या हुआ? आज तुम्हारा चेहरा कमल की तरह खिला हुआ है, क्या बात हो गई? अरे तुम्हारी बात बिल्कुल सच हो गई। गुलशन पारीख का असिस्टेंट मेरे घर आया था कल शाम को, उसने बुलाया है मुझे, मैं वहीं जा रही हूँ।
प्रिया ने खुश होते हुए कहा। वो महबूब स्टूडियो? अरे भाई वाह, तुम्हारी तो चल पड़ी। अब अपना ऊपर वाला जाने। डायरी को पकड़े सूरज ने हाथ और सिर दोनों ऊपर की ओर उठाते हुए बोला। पता है सूरज, तुम मेरे लिए बहुत लक्की हो। उस दिन तुमसे पहली बार ही महबूब स्टूडियो में मुलाकात हुई थी और वहीं मुझे काम मिल गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2 महीने बाद प्रिया और सूरज ने अलग अलग दिशाओं के लिए बस पकड़ी थी। उसी शाम समंदर किनारे काफी देर से सूरज अकेला बैठा लहरों को खोजने की कोशिश कर रहा था। हल्के अंधेरे में लहरों की डरावनी आवाज उसे और उदास किए जा रही थी और तभी प्रिया की आवाज ने उसका ध्यान लहरों से हटाया। सूरज, सूरज, सूरज कहते हुए पीछे से उसके कंधों पर झूल गई प्रिया। तुम्हें पता नहीं आज मैं कितनी खुश हूं। अरे गुलशन पारीख ने मेरे गीतों को सेलेक्ट कर लिया है। अब देखना कैसे मैं धमाल मचाती हूं। और पता है, गाना भी मुझे ही है। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हारी सफलता से मैं बहुत खुश हूं। ऐसा लग तो नहीं रहा, प्रिया ने सूरज की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। दरअसल मुझे रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। अरे बस इतनी सी बात। मेरे बगल वाला कमरा खाली है, तुम वहां आ जाओ कल। ठीक है? ठीक नहीं है। घर से लाए सभी रुपये पैसे खत्म हो गए हैं। लगता है अब पेट भरने और सर छुपाने के लिए कुछ काम धंधा करना पड़ेगा और फिर टाइम मिला तो स्टूडियो जाया करूँगा। लगता है बहुत लंबा संघर्ष लिखा है। न जाने किस्मत किस दिशा में ले जाएगी। बस इतनी सी बात। तो समझो तुम्हारे पेट भरने और सर छुपाने के लिए तुम्हें काम धंधा मिल गया। अब बस पहले की तरह स्टूडियोज के चक्कर लगाने का काम जारी रखो। तुम दिला पाओगी काम? तुम किसी को जानती हो? तुम तो खुद नहीं हो यहाँ पर। आश्चर्य से प्रिया की ओर देखते हुए सूरज बोला। अरे किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। बस तुम इतना बताओ, तुम मुझे तो जानते हो ना? हाँ, तो बस हो गया तुम्हारा काम। अब तुम्हें मेरे पास वाले कमरे में भी रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो यह है कि तुम मेरे साथ ही रहो। प्रिया मंद मंद मुस्कुरा रही थी। साथ में? मतलब ये कि शादी करोगे मुझसे? होठों की लाली और कानों की बाली संग नैनों के तीरों से घायल शिकार है। कौन गीतकार है, ये कौन गीतकार है? अरे तेरी, हाँ तेरी, ओ तेरी 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 बातें नागवार हैं। ये कौन गीतकार है, ये कौन गीतकार है? प्रिया की किस्मत बुलंदी पर थी। महबूब स्टूडियो में प्रिया की बुकिंग कई महीनों के लिए एडवांस में ही थी। लेकिन सूरज के गीतों की कोई कदर नहीं थी। लेकिन आज 1 साल बाद बीजी स्टूडियो में सूरज के गीतों को सुना गया और आज उसे पहली बार एक फिल्म में गाने के लिखने के लिए ऑर्डर मिला। सूरज की जेब में आज पहली बार खुद के कमाए हुए 20,000 रुपये थे। काश आज माता पिता उसके साथ होते तो जीवन की पहली कमाई उनके हाथों पर रखता। सोचते हुए सूरज रिक्शा से घर आ रहा था। पर घर आया तो आश्चर्यजनक रूप से प्रिया घर पर मिली। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो सिंगापुर में होना चाहिए था इस वक्त। गुलशन पारीख के साथ रिकॉर्डिंग के लिए? हाँ, होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्डिंग जल्दी पूरी हो गई तो जल्दी घर आ गए। अच्छा हुआ ना? प्रिया ने सूरज के गले में बाहें डालते हुए कहा। अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या?
खुश होते हुए प्रिया ने पूछा। आज पहली बार मेरी भी ऊपर वाले ने सुन ली। बीजी स्टूडियो में काम मिला है। उन्हें मेरे गीत बहुत अच्छे लगे। ये देखो। 20,000 एडवांस नोटों की गड्डी बाहर निकालकर हवा में हिलाते हुए सूरज ने स्टाइल से कहा। ये हुई ना बात। अब देखना सूरज, तुम कैसे बुलंदियों को छुओगे। तुम्हारे शब्दों में जादू है, जादू। सच कहूं तो मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों गुलशन पारीख ने मेरे गानों को पसंद किया। ना सिर्फ पसंद किया, बल्कि गाने का भी मौका दिया। बड़ा अजीब सा आदमी है गुलशन पारीख। आधे गाने मुंबई में रिकॉर्ड करता है और आधे गाने कभी सिंगापुर तो कभी दुबई, ना जाने कहाँ कहाँ। और मालूम है, सभी जगह इसके खुद के स्टूडियो हैं, मुंबई से बहुत ज़्यादा एडवांस और बड़े। और तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मैंने इसके साथ विदेशों में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाए, और उन गानों को इसने अपनी फिल्मों में शामिल भी नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत सारा पेमेंट किया। न जाने कैसा आदमी है। खैर जो भी हो भाई, हमको तो अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है। बेड पर लेटते हुए प्रिया ने कहा। यह तुम्हारे बैग में बड़ा सा पैकेट क्या है? सूरज ने प्रिया के खुले हुए सूटकेस के सामान को देखते हुए कहा। कुछ नहीं, गुलशन साहब के सूटकेस में जगह नहीं थी तो उन्होंने मुझे रखने के लिए दे दिया। कल जाऊंगी तो दे आऊंगी उन्हें, प्रिया ने लापरवाही से कहा। जब देखो कोई ना कोई सामान तुम्हारे सामान के साथ टंगा ही देता है यह गुलशन। अरे एक बड़ा सूटकेस ले लो भाई। कितना कंजूस है, अजीब नहीं लगता तुम्हें? सूरज सोचते हुए बोला। अरे छोड़ो ना, क्या छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते हो। चलो, आज दोनों बहुत थक गए हैं, सोते हैं, प्रिया ने कहा। लगभग सुबह के 10 बजे होंगे। सूरज और प्रिया दोनों अपने अपने स्टूडियो में जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि बाहर से किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। सूरज ने गेट खोला तो कुछ समझ नहीं आया। सामने पुलिस खड़ी थी। जी कहिए, प्रिया डे घर पर हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। जी बिल्कुल, क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्हें बुलाइए, बात करनी है उनसे जरा। पीछे से यह सब देख रही प्रिया खुद ही बाहर आ गई। वह स्टूडियो जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी और गुलशन पारीख ने जो पैकेट उसे सिंगापुर में दिया था वह लौटाने के लिए उसे हाथ में ही पकड़ रखा था। क्या हुआ सर, बताइए। मैडम, कल आप सिंगापुर से आई थी? जी हाँ। प्रिया और सूरज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपके सामान की तलाशी लेनी होगी। ठीक है, आप ले सकते हैं, लेकिन क्यों? आखिर हुआ क्या है? थैंक यू। पुलिस इंस्पेक्टर और उसके साथ आए 2 हवलदार घर में अंदर घुसते हुए बोले। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर की निगाह प्रिया के हाथ में पकड़े हुए सफेद पैकेट पर पड़ी। यह क्या है, जरा दिखाइए तो। जी, यह मेरे प्रोड्यूसर मिस्टर गुलशन पारीख का सामान है। दरअसल उनके 2 सूटकेस पूरी तरह फुल हो चुके थे, तो उन्होंने अपना सामान मुझे दे दिया और मैं अपने बैग में रखकर ले आई। बस अभी स्टूडियो जा रही हूँ तो यह भी ले लिया उन्हें लौटाने के लिए, अपनी सफाई देते हुए प्रिया ने कहा। शिवारे, इसे खोलो तो जरा। अपने हवलदार की तरफ पैकेट को बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर बोला। पैकेट खोलने पर उसमें सफ़ेद पाउडर की बहुत सारी छोटी छोटी थैलियां दिखाई दी और उनमें से एक थैली को सूंघकर हवलदार शिवहरे ने कन्फर्म किया कि उनमें ड्रग्स थी। प्रिया और सूरज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ड्रग्स? लेकिन मैं तो इसके बारे में जानती भी नहीं। यह तो मिस्टर गुलशन का पैकेट है, प्रिया ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। ठीक है, आपकी बात मान भी लेता हूं। अभी पैकेट को लेकर गुलशन के पास जा रही थी ना, तो चलिए उनसे कंफर्म करा दीजिए कि यह पैकेट उनका है। ठीक है, चलिए। लगभग 45 मिनट बाद पुलिस की जीप महबूब स्टूडियो पहुंच चुकी थी।
गुलशन पारीक आप हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी बिल्कुल, गुलशन पारीक अपनी कुर्सी से लगभग खड़ा होते हुए बोला। प्रिया जी बोल रही हैं कि यह पैकेट सिंगापुर में आपने उनको दिया था, क्या यह सही है? पैकेट? कौन सा पैकेट? और मैं अपना पैकेट इन्हें क्यों दूंगा? तो क्या यह पैकेट आपका नहीं है? इंस्पेक्टर ने फिर से कन्फर्म किया। बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से अनजान बनते हुए गुलशन पारीक ने फटाक से जवाब दिया। क्या कह रहे हैं सर? अरे आप ही ने तो दिया था मुझे होटल में, और कहा था कि मेरे दोनों सूटकेस बिल्कुल फुल हो चुके हैं, मुझे मुंबई में वापस दे देना, और हर बार तो आप ऐसे ही करते हैं। अच्छा, अब मैं समझ गई। इंस्पेक्टर साहब, जब भी हम इनके साथ विदेशों में रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे, तब यह किसी न किसी बहाने से लगभग इसी तरह का पैकेट मुझे पकड़ा देते और मुंबई आकर वापस ले लेते, जैसे कि अभी। और अब मेरी समझ में आ रहा है कि वह मुझे ड्रग्स का पैकेट देते थे, मतलब कि मिस्टर गुलशन ड्रग्स की तस्करी करते थे, और वह भी मेरे द्वारा। प्रिया को सारा मामला समझ में आ गया था। अच्छा, तो विदेशों में रिकॉर्डिंग करने का असली कारण यह था, कोई एडवांस रिकॉर्डिंग स्टूडियो का चक्कर नहीं था? सूरज ने कहा। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ड्रग्स का धंधा करते हो तुम और नाम ले रहे हो मेरा, चिल्लाते हुए गुलशन पारीक ने बोला। इंस्पेक्टर साहब, मेरा इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, और ना ही इस पैकेट से। चलिए मैडम, इन्होंने तो मना कर दिया, और पैकेट तो आप ही लेकर आई हैं। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। कल आपको कोर्ट में पेश कर देंगे, और फिर जैसा जज साहब निर्णय दे। प्रिया की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस की गाड़ी प्रिया को लेकर महबूब स्टूडियो से दूर जा चुकी थी। सूरज अकेला चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा था। अगले दिन प्रिया को कोर्ट में पेश किया गया। जज के सामने प्रिया के द्वारा दिए गए बयानों को पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बावजूद इसके सूरज के द्वारा किए गए वकील की दलीलों के कारण प्रिया को जमानत मिल गई। सूरज ने प्रिया को बहुत समझाया और उसे हिम्मत दिलाई कि जब वह निर्दोष है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सजा का हकदार गुलशन पारीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रिया का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह गहरे सदमे में थी। रात को वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाई और जल्द सोने चली गई। सूरज ने भी समझा कि अगर वह ढंग से पूरी नींद लेगी तो कल सुबह तक नॉर्मल हो जाएगी। सुबह लगभग 8 बजे प्रिया और सूरज के घर के सामने पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस खड़ी थी। प्रिया ने रात को पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। बिकता है सब कुछ, ये दुनिया बाजार है। दिन है लुटेरा देखो, रात जार जार है। कौन गीतकार है, ये कौन गीतकार है। कौन गीतकार है, ये कौन गीतकार है। उसी शाम समंदर किनारे सूरज हमेशा की तरह बैठा था। बस अंतर इतना था कि आज ना तो उसके साथ प्रिया बैठी थी और ना ही उसके आने का इंतजार था। अंधेरा गहराता जा रहा था और लहरों की आवाज़ डरावनी और डरावनी होती जा रही थी। अचानक सूरज उठा और तेजी से अंधेरे को चीरता हुआ चला गया। कौन है? कौन है वहां? गुलशन की नींद अचानक टूटी। उसे लगा उसके बेडरूम का दरवाजा किसी ने खोला है। उसने उछलकर कमरे की लाइट ऑन कर दी, लेकिन लाइट ऑन होने के बाद उसे जो दिखाई दिया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूरज, तुम यहां कैसे? देखो, चुपचाप यहां से चले जाओ। अगर तुमने जरा भी कुछ किया तो मैं बता रहा हूं, पूरी जिंदगी के लिए अंदर हो जाओगे, समझे? गुलशन ने उसे डराने की कोशिश की और सूरज
उसकी आंखें तो बिल्कुल सूरज की तरह लाल थी। उसके हाथों में एक बड़ा सा चाकू था। थोड़ी देर बाद कमरे में बिल्कुल शांति थी। सूरज धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहा था। कमरे की लाइट अभी भी ऑन थी। गुलशन औंधे मुंह बेड पर पड़ा था। फर्श पर खून ही खून था। चाकू अभी भी गुलशन की पीठ में धंसा हुआ रोको था। ना मुझे आज, खून सर सवार है। खाली हाथ आया था, आज फिर से खाली हाथ है। मैं भी गीतकार हूँ, वो भी गीतकार है। ये कौन गीतकार है, ये कौन गीतकार है। अगली सुबह सूरज और प्रिया के घर के सामने फिर से पुलिस की जीप और एम्बुलेंस खड़ी थी। सूरज के पंखे से लटके हुए शरीर को नीचे उतारा जा अरे रहा मैं था। हूँ तेरा और मुझ में है तू, अब तू ही नहीं यहाँ, मेरा रुकना बेकार है। अरे मैं भी गीतकार हूँ और तू भी गीतकार है। कौन गीतकार है, ये कौन गीतकार है। सूरज और प्रिया के गीतकार बनने के सफ़र की अंतिम यात्रा फिर से भरतपुर रेलवे स्टेशन और हावड़ा रेलवे स्टेशन से की जा रही थी। सूरज और प्रिया दोनों के माता पिता अगले ही दिन मुंबई के लिए रवाना हो गए, अपने अपने गीतकार से मिलने। कौन गीतकार है, ये कौन गीतकार है। कौन गीतकार है, ये कौन गीतकार है। हम्म 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 हम्म